Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 368 सच्चाई, नाजायज लड़की। मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया था माधव। मैं तुमसे प्यार करती थी, पर वो रेवती उससे तुम्हारी मोम ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया। मुझे तब उस रेवती से नफरत हो गई थी, मैं चाहती थी वो मर जाए। और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। पर वो कुतिया प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए मैंने भी तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाकर तुम्हें ये यकीन दिलाया कि हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन चुका है। और तुम बेवकूफ मान भी गए, इतना कहकर माधुता हंसने लगी। अब आगे। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर और उसकी बात सुनकर माधव जी हैरान हो गए। क्या मतलब उस दिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था? माधव जी हैरानी और गुस्से से बोले। तो मधुता जी जो जानती थी कि अब वो चाहकर भी सच नहीं छुपा सकती थी। वो हंसते हुए बोली, हाँ उस दिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तुम एक नंबर की बेवकूफ हो जो तुमने मेरे बात पर भरोसा कर लिया। मैंने तुम्हें अपनी दुख से भरी बातें बताई तो तुम भी उस पर भरोसा कर गए। और गिल्टी में रहे कि तुमने रेवती से शादी करके मुझे धोखा दिया है। और मैं इसी बात का फायदा उठाकर तुम्हारे करीब आ गई। तुम्हारा ये कुलकर्णी खानदान की प्रॉपर्टी सब मेरा होना चाहिए था। पर तुमने अपने पेरेंट्स के बातों में आकर रेवती से शादी करके मेरी सारे सपने को तोड़ दिया। मैं तो तुम्हारे साथ रात बिताकर तुम्हें फिर से हासिल करना चाहती थी। तब मुझे पता चला कि रेवती प्रेग्नेंट है, इसलिए मैंने भी अपनी चाल चल दिया। मैंने ही तुम्हें ज्यादा ड्रिंक करने पर मजबूर किया, ताकि मैं तुम्हारे साथ रात गुजार सकूं, पर तुम तो नशे में ही सो गए। पर फिर भी मैंने तुम्हें जो दिखाया जैसा कहा तुमने मेरी बातों पर भरोसा किया। और मान लिया कि हम दोनों के बीच वो सब कुछ हो चुका है। तुम जैसे बेवकूफ को मुझे और बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था तुम्हारा प्यार मेरे लिए फिर जाग जाएगा इस रात के बाद। और हुआ भी वही, तुमने मेरे झूठ पर भरोसा करके अपनी बीबी को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जो तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पता नहीं था कि इस बच्चे का बाप कौन है। क्योंकि आप तो हमारे सो कॉल्ड डैड से पहले कितने लड़कों के साथ रात गुजार चुकी थी, है ना? पंकज हंसते हुए बोला। उसे सच में अपनी मोम से घिन आती थी। अगर इस औरत ने उसे पैदा ही ना किया होता तो कितना अच्छा होता। मधुलता ने गुस्से से पंकज को देखा, उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि उसका बेटा उसे इतनी नफरत करता है और उसे इतनी घिन से देखता है। पर पंकज को तो सालों पहले से सब पता था, तो वो उससे क्या छुपाती। मधुलता ने उसे कुछ नहीं कहा और बोली, हाँ क्योंकि मुझे भी तो किसी को ढूंढना था जो अमीर हो और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। पर मैंने जितने लड़कों को फंसाकर उनके साथ रात बिताई, उनमें से कोई भी मुझसे शादी करना नहीं चाहता था, और ना ही वो तुम्हारी तरह अमीर था, जो मेरी हर जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो मैंने इस बच्चे को तुम्हारा बताया। और वो डीएनए रिपोर्ट भी बिल्कुल फेक था, जिसे मेरे एक दोस्त ने बनाया था। तुम तो शादी करके खुश थे, पर मुझे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। और तुम बेवकूफ मेरी बातों को सच मानकर अपनी बीबी को छोड़कर दौड़कर मेरे पास चले आए। और जूही को तुमने बाप का नाम दिया। इतना कहकर मधुलता हंसने लगी, वहीं जूही की पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई थी। आपनी सच्चाई जानकर, मतलब वो को खुद को इस कुलकर्णी खानदान की प्रिंसेस समझती थी। वो सब बस झूठ था। वो तो इस खानदान से ही नहीं है, और उसकी मोम को ये भी पता नहीं कि उसका बाप कौन है। वहीं माधव जी भी पूरा सच जानकर हैरान और सदमे में थे। आज उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा था। उन्होंने इस घटिया बचलन औरत के लिए अपनी इतनी प्यारी और काइंड हार्टेड वाइफ को हर्ट किया, उसे छोड़ दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और आज तक किसी और की गंदे खून को पालता रहा। अपनी खुद की खून खुद की बेटी शिवानी को छोड़कर उसने इस घटिया लड़की को प्यार दिया, प्रायोरिटी दिया। वो इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है, जो ये पता ही नहीं कर पाया कि ये उसकी बेटी नहीं है। उसने कैसे मधुरता पर अंधों की तरह भरोसा कर लिया, और अपनी खुद की बेटी के साथ कितना अन्याय किया उसने। मधुरता अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, फिर मैंने सोचा अब तुम उस रेवती को छोड़ दोगे। पर तुम तो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये लड़की शिवानी जो तुम दोनों की जिंदगी में थी। इसलिए मैंने तुम्हें जूही की कसम दिलाकर रेवती से डाइवोर्स लेने के लिए राजी किया। पर रेवती को तो उससे पहले ही दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया।
इसलिए मैंने जानबूझकर उससे मिलकर उसे बेइज्जत किया, जिस वजह से तुम दोनों का झगड़ा हुआ। और वो जो सीढ़ी से गिरी, वो अपने आप नहीं गिरी थी, मैंने वहां पर तेल डाल दिया था ताकि वो वहां से गिरकर मर जाए और हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली जाए। और हुआ भी वही तुमसे। जब वो झगड़ा कर रही थी, उस औरल की वजह से उसकी पैर फिसल गया और बेचारी मर गई। पर इसमें भी सिर्फ उसकी ही गलती थी। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती तो मुझे उसे रास्ते से हटाने के लिए इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। अब तो माधव जी गुस्से से कांप रहे थे, ये उन्होंने क्या कर दिया इस औरत की वजह से जिसे सिर्फ पैसों की लालच है। उन्होंने अपनी बीबी को धोखा दिया और उसकी मौत की वजह बन गए। वहीं शिवानी की पैरों तले से भी दे से जमीन ही खिसक गई थी। आज तक वो अपनी मोम की मौत को एक्सीडेंट मानती थी, पर आज उसे पता चल रहा था कि उसकी मोम की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि इस औरत ने करवाया था। आज पहली बार शिवानी को आपने इस डैड और मधुलता से गहरी नफरत हो रही थी। आपने आपने मेरी मोम को मारा। आप इतनी क्रूएल और घटिया कैसे हो सकती है? आप किसी की हाँ लेने के बारे में कैसे सोच सकती हो? शिवानी नफरत से बोली। माधव जी ने जो बेल्ट पकड़ा हुआ था, उन्होंने उससे मधुलता को मारना शुरू कर दिया, जिस वजह से मधुलता चिल्ला रही थी और पीछे हट रही थी। तुम घटिया औरत, तुम्हारी वजह से मैंने रेवती को धोखा दिया। फिर भी तुमने रेवती को क्यों मारा? हम दोनों तो अलग होने जा रहे थे। आज मुझे सच में अफसोस और पछतावा हो रहा है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतने साल मुझे धोखे में रखा। ये लड़की जो इस खानदान की, मेरा खून नहीं है। मैंने इस घटिया लड़की के लिए अपनी खुद की बेटी शिवानी को इतना दर्द दिया। डैड, आप ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी इकलौती प्रिंसेस हूँ। मैं इस बीच को मेरा सब कुछ नहीं लेने दूंगी। ये सब इस शिवानी की वजह से हो रहा है। इतना कहकर वो गुस्से से शिवानी को मारने के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब कुछ शिवानी की वजह से हो रहा था। अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ नहीं बुलाती तो ये सच कभी सामने नहीं आता कि वो इस खानदान की खून नहीं है, और ना ही उसके डैड उसे इतनी नफरत से देखते। सब कुछ पहले जैसा ही होता। अगर शिवानी की शादी उस मनुष्य से हो जाता तो उसकी जिंदगी फिर से किसी फेरीटेल जैसी होती। तुम घटिया लड़की, वहीं रुको। माधव मधुलता की चिल्लाने को नजरअंदाज करके जूही को देखकर चिल्लाया, पर जूही शिवानी को छू भी पाती उससे पहले ईशानी और मोक्ष के पीछे खड़े गार्ड्स में से कुछ गार्ड आगे आ गए और दो गार्ड्स ने जूही को पकड़ लिया। तभी जैकी हंसते हुए बोला, इस लड़की को दूसरों को थापड़ खाते देख और बेल्ट से मार खाता देख बहुत मजा आता है। इसे जरा तुम लोग अच्छे से मजा दो। जैकी की बात सुनकर एक गार्ड जूही को थापड़ मारने लगा। एक और गार्ड आगे आया और उसे बेल्ट से मारने लगा। जूही भी अपनी मोम की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। वो उन्हें खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी, पर वो गार्ड्स कहाँ उसकी बातों को सुनने वाले थे। वहीं मधुलता, जो माधव की बेल्ट से मारने की वजह से दर्द से चिल्ला रही थी, अपनी बेटी को इतना मार पड़ते देख उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दर्द से गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरी बेटी को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया है, उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। माधव, उनसे कही वो हमारी बेटी को छोड़ दे। तुम तो जूही से कितना प्यार करते थे ना। तो क्या हुआ अगर वो तुम्हारी बेटी नहीं है? फिर भी सालों से तुम उसे अपनी बेटी मानते थे। उसकी बात सुनकर माधव जी का गुस्सा और भी बढ़ गया। हमारी बेटी नहीं, वो बस तुम्हारी बेटी है। किसी का गंदा खून है ये लड़की, इसलिए इस नाजायज लड़की को मेरी बेटी कहना बंद करो। इतना कहकर वो और भी जोर से मधुलता को बेल्ट से मारने लगा। मधुलता को तो सब कुछ अंधेरा नजर आ रहा था। तब उसकी नजर पंकज पर पड़ी। पंकज ही उसकी आखिरी उम्मीद था। वो रोते हुए गिड़गिड़ाकर बोली, पंकज बेटा, भले ही जूही इनकी बेटी नहीं है, पर तुम तो माधव और मेरा खून हो ना। प्लीज उन्हें रोको वरना जूही मर जाएगी। जो भी हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, क्या तुम इस वक्त हमारी मदद नहीं करोगे? तभी वो दर्द से चिल्ला पड़ी, क्योंकि माधव ने मधुलता की बालों से उसे खींचकर खड़ा कर रहा था। बेल्ट की मार से उसे बहुत दर्द हो रहा था, वो तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी पंकज हंसते हुए बोला, आपने मुझे इनकी तरह बेवकूफ समझ रखा है क्या, जो मैं आपको बचाकर आपकी मदद करूं? आज तक तो जब ये शिवानी दी को मारते थे, आप उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करती थी। अब ने भी आपको मार खाते हुए देखकर एंजॉय करूंगा।
वैसे भी सिर्फ आप दोनों ही नहीं, मेरे सो कॉल्ड डैड को भी बेल्ट का स्वाद लेना चाहिए। होने वाले जीजा जी, क्या मैं आपको जीजा बुला सकता हूँ? पंकज जैकी को देखते हुए बोला। तो जैकी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो पंकज बोला, क्या आप मेरे सो कॉल्ड डैड को बेल्ट की सेवा प्रदान कर सकते हो? जैकी ने हंसते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, होने वाले साला, मुझे भी ये शो देखने में मजा आएगा। वहीं माधव तो आपने बेटे की बात सुनकर हैरान था। अगर ये पहले होता तो शिवानी ऐसा करने से जरूर रोकती, पर इस वक्त उसे आपने डैड से नफरत हो रही थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। दो गार्ड आगे आए और माधव, मधुलता, जूही तीनों इस वक्त बेल्ट से मार खाते हुए सुअरों की तरह चिल्ला रहे थे। मोक्ष और ईशानी ने जैकी को देखा और ईशानी बोली, क्या तुम अभी शिवानी को साथ ले जाओगे? तभी सरोजा जी बोली, बेटा मैं जानती हूँ आप बहुत बड़े लोग हैं, पर मैं चाहती हूँ मेरी पोती की रीति रिवाज के साथ शादी हो। क्या आप इस बच्चे की माँ बाप को शिवानी के लिए रिश्ता लाने बोल सकते हो, ताकि हम डेट फिक्स करके इन दोनों की सगाई कर सके? उनकी बात सुनकर मोक्ष बोला, आप अगर ऐसा चाहती हो ऐसा ही होगा। वैसे भी जैकी राजवंश खानदान का छोटा बेटा है, हम भी किसी चीज में कमी नहीं रखेंगे। ईशानी भी स्माइल के साथ बोली, ठीक है फिर हमारी फैमिली रिश्ते की बात करने आएगी। वहीं मोक्ष और ईशानी की बातें सबको हैरानी में डाल रही थी। क्या मतलब ये लड़का राजवंश खानदान का बेटा है? माधव जी ने हैरानी से जैकी को देखा। क्या ये लड़का सिर्फ जी कॉर्पोरेशन की सीईओ की मामूली सा असिस्टेंट नहीं है, बल्कि राजवंश खानदान का बेटा है? इसका मतलब क्या ये लड़का बस अपनी भाभी के लिए जॉब कर रहा था? उन्होंने शिवानी को देखा जिसकी आंखों में आज उनके लिए बहुत नफरत थी। वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, और ये सिर्फ उनकी ही गलती थी। माधव जी इस वक्त बहुत दर्द में थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। वहीं मधुलता और जूही दोनों नफरत से शिवानी और जैकी को देख रही थी। इस घटिया लड़की शिवानी की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है, जो इसे राजवंश खानदान से बड़े खानदान का लड़का मिल रहा है। दोनों इस वक्त आधी मरी हुई हालत में थी, तीनों की बॉडी से जगह जगह से खून बह रहा था। सबसे बुरी हालत मधुलता और जूही की थी। पंकज हैरानी से बोला, मतलब आप भी राजवंश खानदान से हो? जैकी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो पंकज ने राहत की सांस ली। अब उसकी दी सेफ हाथों में थी, अब उसे इन सब के साथ रहना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद पूरे सोशल मीडिया में ये न्यूज वायरल हो गई थी कि मधुलता के माधव कुलकर्णी की रखेल से बीबी बन गई, और अपनी नाजायज बेटी जूही के भी कुलकर्णी फैमिली का नाम दे दिया। और माधव की पहली वाइफ की मरने के लिए भी यही सबसे बड़ी जिम्मेदार थी।